नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उसमें अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अलग अलग टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा स्टूडेंट्स। इसने पूछा है कि मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मंत्रीगण होती है उनके विभागों का जो आवंटन है वो किसके द्वारा किया जाता है। यानी हमारे संविधान के अंदर ये पॉइंट बताया गया है कि जो मंत्रीगण होगी उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा होगा। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बात सुनो, जैसे ही मान लो लोकसभा का चुनाव होता है, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव होने के बाद में जो भी नई लोकसभा बन के आती है, जो नई लोकसभा बनती है, उसके बाद में क्या होते हैं कि जिस भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, जिस भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, और स्पष्ट बहुमत पार्टी के जो भी नेता होते हैं उसी नेता को बनाया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। कवर हुआ। अब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, कहने का मतलब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कवर हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब नई लोकसभा बन के आती है तो जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, और स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी का जो भी नेता होगा उसे ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। कवर हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री बन जाता है उसके बाद में एक लिस्ट तैयार होती है, और वो लिस्ट किसके द्वारा तैयार होती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक लिस्ट तैयार होगी, और वो लिस्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास में। उसमें होता क्या है कि किस मंत्री को, यानी किस सांसद को कौन सा विभाग सौंपना है। जैसे मान लो रक्षा मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, ये एक पूरी रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, और जैसे ही वो रिपोर्ट वापिस प्रधानमंत्री के पास में आएगी तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन सभी मंत्रियों को उनके विभागों का क्या होता है, आवंटन किया जाता है। कवर हुआ। तो इसने पूछा है कि राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनके मंत्रियों को विभागों का आवंटन होता है। कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। देखो आपको पता होगा हमारे देश के संविधान में दो प्रकार की निधियों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। पहली कौन सी होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। और दूसरी कौन सी होती है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी भारत सरकार का जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा यहीं पर इकट्ठा होता है, चाहे वो टैक्स का पैसा आ रहा हो, चाहे वो कर का पैसा आ रहा हो, चाहे वो जीएसटी का पैसा आता हो, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा किसी को ऋण दिया गया हो, और वो ऋण के समेत वापिस जो पैसा आता है वो यहाँ पे जमा होता है, और इसको बोलते हैं भारत की संचित निधि। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा कि सभी जो भी सांसद होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यसभा के सभापति का वेतन है, जो भी सांसद है उनका वेतन है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वेतन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है, सभी का जो वेतन होता है वो यहीं से जारी होता है, यानी इसी संचित निधि से जारी होता है। और इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, 266 में किया गया है। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, 267 में किया गया है।
इसने क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन आता है। तो अनुच्छेद नंबर 266, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कौन सा आता है, तो यहाँ पे आता है आकस्मिक निधि का वर्णन। 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। 248 में क्या आता है, अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किस देश के संविधान से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। कवर हुआ, ये था हमारा क्वेश्चन और ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, सॉलिसिटर जनरल। देखो मैं आपको 2-3 पॉइंट करवाता हूँ। मेरा कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें कि जो भारत सरकार होती है ना, तो भारत सरकार के पास में 3 विधिक अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के पास में क्या होते हैं, 3 विधिक अधिकारी होते हैं। 3 विधिक अधिकारी होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी पहला होता है महान्यायवादी। ठीक है, पहला होता है महान्यायवादी। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो वकील होता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी, और इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। समझे, इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट के ऊपर कौन सा होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। यानी 3 प्रकार के विधिक अधिकारी भारत सरकार के पास में होते हैं। इसने पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखना कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में होती है। किसकी बात हो रही है, तो बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था, तो गठन कब होता है, तो गठन यहाँ पे होता है 28 जनवरी 1950 को होता है। 28 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, तब इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तब यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी हुआ करती थी, तो उस समय हुआ करती थी 1 + में 7, टोटल कितनी थी, 8 हुआ करती थी। अगर पूछ ले कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश आते हैं, तो 34 आते हैं। तो 8 से लेकर के 34 कैसे पहुंचे और ये किसके द्वारा संख्या की बढ़ोतरी की गई थी, वो हमें देखना है। तो हुआ यूं था, ये तो बात हो रही है 1950 की। बाद में क्या होता, 1950 की बात हो रही है। फिर क्या हुआ कि दूसरी बार 1956 में इस संख्या को बढ़ा करके 1 + 10 कर दिया गया था। कितनी हो गई, 11। 1960 के अंदर वापस बढ़ाया गया, 1 + 13 कर दिया गया। कितनी हो गई, 14। 1977 के अंदर संख्या को फिर से बढ़ाया गया था, 1 + 17 कर दिया गया। कितनी हो गई, 18। अब यहाँ पे 1986 के अंदर फिर से बढ़ाया गया, 1 + यहाँ पे टोटल कर दिया गया था 25, तो संख्या कितनी हो गई, 26। अभी 2009 के अंदर संख्या को बढ़ा करके 1 + कितना कर दिया गया था, 30। कितनी हो गई, 31। और लास्ट 2019 के अंदर बढ़ाई गई थी, 1 + 33 यहाँ पे कर दी गई, 34। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी आती है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश आते हैं।
और ये संख्या को इस प्रकार से बढ़ाया गया था। किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो संख्या बढ़ाने की जो शक्ति होती है वो पावर किसके पास में रहेगी? संसद यानी पार्लियामेंट के पास में। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया था? अब पूछा गया है, भारत के निर्वाचन आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। तो 25 जनवरी 1950 इस दिन तो क्या होता है, यहाँ पे जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई तो इस समय इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें एक ही व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या को कब बढ़ाया गया था? अगर ये पूछ ले कि संख्या को कब बढ़ाया गया था, तो ये 1989 के अंदर बढ़ा दिया गया था। 1989 में क्यों बढ़ाया गया था? आपको पता होगा 61वां अमेंडमेंट होता है 1989 के अंदर, और जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। इसीलिए संख्या को बढ़ाया गया था। तो अगर पूछ ले कि निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य आते हैं, तो वर्तमान में 3 आते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य आते हैं। अब इसने क्या पूछा है? प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना तो होती है 25 जनवरी 1950 को, यानी 61वां जो स्थापना दिवस था ना, 61वां स्थापना दिवस ये कब था? तो ये था यहाँ पे 2011 के अंदर। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर पूछे कि प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा स्टूडेंट्स, नीति आयोग का पूरा नाम होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आया है, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आता है। पूछा गया है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, यानी हमें यह बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है ना, उसके बारे में बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है ये पहले क्या हुआ करता था। तो नीति आयोग पहले हुआ करता था योजना आयोग। नीति आयोग पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। इस योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को होती है। ठीक है, और योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया था? तो ये बदला गया था 1 जनवरी 2015 के अंदर बदल दिया गया था। यानी 1 जनवरी 2015 को ये जो योजना आयोग है ये क्या हो गया था? नीति आयोग हो गया था। अब इसने पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ये नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही तो इसने पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कवर हुआ? यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया था? अब इसने पूछा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें टोटल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, और ये किसके द्वारा, यानी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा तय किया गया था। तो हुआ यूं था कि जो हमारी लोकसभा होती है, तो लोकसभा में कुल 543 मेंबर होते हैं। अब आपको पता होगा कि सभी व्यक्तियों को तो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इनमें से कुछ संख्या ऐसी होगी जिनको मंत्री का पद दिया जाएगा, यानी किसी को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, किसी को राज्य मंत्री या किसी को स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा, किसी को भारत का रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। कहने का मतलब 543 के कितने, इसमें से कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, और ये कब परिसीमित किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत तो आपको पता है संबंधित रहेगा पंचायती राज से, ये तो रहेगा पंचायती राज से संबंधित। ये कब की घटना है? तो ये तो 1992 की घटना रहेगी। 73वां अमेंडमेंट भी कब की घटना रहेगी? यानी जो शहरी निकाय है इनका वर्णन इसमें आता है।
शहरी जो निकाय है इसका वर्णन आता है, और ये भी कब का अमेंडमेंट है, 1992 का रहेगा। 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 2003 के अंदर होता है, और एक नियम बनाया गया था कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होगी इसका 15% से ज्यादा मंत्री जो है नहीं बनाया जाएगा। 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया है 91वें अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, और ये कब होता है, 2003 में। और नियम बना दिया गया था कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और कौन से आर्टिकल में, कौन से अमेंडमेंट में, 91, 51वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 2003 के अंदर कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। अब बात हो रही है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति की बात हो रही है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रारूप समिति है ये कब बनी थी। तो प्रारूप समिति का थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिस्टम। प्रारूप समिति का जो गठन होता है ये 29 अगस्त 1947 को बनती है प्रारूप समिति। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, अब प्रारूप समिति की पहली बैठक कब होती है। प्रारूप समिति की जो पहली बैठक होती है ये हुई थी 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, तो प्रारूप समिति ने पहली जो रिपोर्ट है ये 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो ये अक्टूबर 1948 को ही पेश की गई थी। अब इसने क्या पूछा है कि प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। कुल कितने थे, 7 थे। अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर। मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी भी थे, KA अय्यर थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये नहीं थे, और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अगर पूछे कि निम्न में से प्रारूप समिति में कौन सा मेंबर शामिल नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये शामिल नहीं थे। पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब पूछा क्या है कि 1975 की बात कर रहे हैं। 1975 में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में सम्मिलित नहीं था। अब प्रियम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है तो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पंडित नेहरू ने क्या काम किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बनी थी। अब इसने पूछा है, अगर एक पॉइंट और कर ले कि इस प्रियम्बल में टोटल कितने आर्टिकल थे, ये अगर आपसे पूछ ले तो इसमें टोटल 8 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा शब्द 1975 में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व था, संप्रभु भी था, समानता भी था। अखंडता जो शब्द है ना ये नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आता है 24 अप्रैल 1973 1973 के अंदर केशवानंदा भारतीवाद जो आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल तय कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। इसीलिए 1975 से 77 तक भारत में क्या रही थी, इमरजेंसी। और इसी में अंदर क्या होता है, एक 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 को, और इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से थे, एक तो था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा था,
तो अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता यानी ये जो शब्द है ये कब जोड़ा गया है? 76 के अंदर। तीनों को ही जोड़ा गया था, लेकिन पूछा है कि कौन सा नहीं था, तो अखंडता शब्द जो है ये उस समय हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी? अब ये बात हो रही है देशी रियासतों की। कहने का मतलब जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो उस समय भारत के अंदर बहुत सारी देशी रियासतें हुआ करती थी। इन सभी देशी रियासतों को एक करना काफी मुश्किल कार्य था। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी वो सरदार पटेल ने निभाई थी। इसीलिए सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मारक कहा जाता है। क्योंकि भारत का बिस्मारक का मतलब ये हुआ कि भारत को जो एक करने का काम किया था वो पटेल के द्वारा ही किया गया था। अब इसने पूछा है कि एकीकरण का जो कार्य है वो सरदार पटेल के अलावा किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन कृष्णमाचारी, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, वीपी मेनन और बीआर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वीपी मेनन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही ये प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अब इसने ये पूछा है कि जो नागरिकता संबंधी कानून है ये किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि नागरिकता का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है। नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में आता है। अगर पूछ ले कि कौन से आर्टिकल में वर्णन है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो प्रावधान जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता आती है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप आती है। अब पूछा है कि अधिकार बनाने का जो शक्ति है वो किसके पास में रहेगी? निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो किसके पास में रहेगा? संसद यानी पार्लियामेंट के पास में आता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? अभी जो मैंने आपको जस्ट ही करवाया है कि 2 प्रकार की नागरिकता होती है और नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है। इकहरी नागरिकता है कि दोहरी है या दोनों है या कौन सा है? तो भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता का स्वरूप अपनाया गया है। ये जो दोहरी नागरिकता वाला प्रावधान है ये तो यूएसए के अंदर अपनाया गया है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, कि भारत के अंदर नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इकहरी नागरिकता को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहेगा? अब ये बात यहाँ पे सीधी कर रहा है फंडामेंटल राइट यानी हमारे मौलिक अधिकार की बात हो रही है। और पूछा क्या है कि बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहेगा। तो आपको पता होगा कि सारे के सारे जो आर्टिकल है ये कौन से रहेंगे? फंडामेंटल राइट से। अब इसने पूछा आर्टिकल 18 के अंदर क्या आता है? 18 के अंदर बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत रहेगा ये आर्टिकल 18 के अंदर है। यानी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी नागरिक को कोई प्रकार की जो उपाधि है वो नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 24 के अंदर क्या आता है? 25 के अंदर रहेगा धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार आता है उसका वर्णन यहाँ पे रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है उसका यहाँ पे रहेगा। यानी इसमें क्या आता है? अंतकरण की जो स्वतंत्रता है, अंतकरण की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब इसने पूछा है कि अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहेगा, तो वो कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आता है। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको आप हानिकारक उद्योगों के अंदर या कारखानों के अंदर नहीं डाल सकते। तो बालकों के नियोजन से कौन सा संबंधित रहेगा? आर्टिकल नंबर 24। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? यानी एक वर्ष में संसद की कितनी बैठक होनी आवश्यक होती है, यही पूछा गया है। ये जो बैठक का मतलब होता है कि सेशन की बात हो रही है। सेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं।
पहला जो सेशन है उसकी अंतिम बैठक और दूसरा सेशन उसकी पहली बैठक, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पूछा है कितनी बैठक आवश्यक है, तो कम से कम यहाँ पे 2 बार रहेगी, 2 बार जो है बैठक बुलाना जरूरी रहेगा। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी आती है। अब इसने पूछा है कि पार्लियामेंट जो कमेटी होती है उनमें से सबसे बड़ी कमेटी कौन सी आती है, तो 4 ऑप्शन हमारे सामने रहेंगे। प्राक्कलन समिति जो आती है ना, इसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के अंदर जो कुल सदस्य होते हैं वो रहेंगे 30। सभी के सभी कहां से आते हैं, तो सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। इसीलिए इस कमेटी को क्या कहा गया है कि संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अंदर कुल कितने मेंबर आते हैं, तो 22। इस समिति का जो गठन हुआ था प्राक्कलन का, वो कब होता है, तो 1950 के अंदर होता है। लोक लेखा समिति का जो गठन होता है ये 1921 के अंदर, टोटल मेंबर 22 रहते हैं। लोक उपक्रम कमेटी का जो गठन होता है 1964 के अंदर, कुल कितने मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं। पूछा है कि सबसे बड़ी समिति, तो वो रहेगी प्राक्कलन समिति। कवर हुआ। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गए क्वेश्चन आज के। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो हमने एक के बाद एक कवर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगे कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो, लाइक और कमेंट भी कर दिया करो। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। कल इसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।